विवाह में देरी या न होने का कारण क्या है? डिले एंड डिनायल कैसे देखा जाता है? आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे उपपद लग्न के बारे में। उपपद लग्न से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन के बारे में संपूर्ण अध्ययन किया जा सकता है। एक ऐसे लग्न जहां से हम विवाह में हो रही समस्या, विवाह में हो रही देरी तथा विवाह न होने का कारण ढूंढते हैं तथा उसके साथ में उसके उपाय के बारे में भी चर्चा करेंगे। उपपद लग्न एक ऐसा लग्न है जिससे हम संतान के बारे में चर्चा कर सकते हैं, विवाह के बारे में चर्चा सकते हैं, पार्टनर्स के सौंदर्यता के बारे में चर्चा कर सकते हैं तथा पार्टनर्स किस दिशा से आएगी इसके बारे में भी वहां से हमें ज्ञात होता है, जिसको महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्र में विस्तार से वर्णन किया है। और महर्षि जैमिनी ने तो इस पे पूरा ग्रंथ ही लिखा है। पद लग्न के बारे में उन्होंने बहुत सारे चर्चा किए हैं। जिस प्रकार से उपपद लग्न इसे बोलते हैं, ये 12वें घर का पद लग्न बोला जाता है। ये द्वादश भाव का पद लग्न कहा जाता है। इसे उपपद लग्न या उपापद लग्न कहते हैं। जैसे लग्न के जो पद होते हैं उसको हम आरूढ़ लग्न कहते हैं, उसी प्रकार से 12वें का जो पद होता है वह उपपद लग्न कहा जाता है। 12वां घर विवाह के से क्या संबंध है, इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। जैसे 12वां भाव और वैवाहिक जीवन से क्या संबंध है। 12वां भाव शैया सुख को बताता है। 12वें भाव पार्टनर के साथ शैया का शेयर करना, बेड का शेयरिंग करना भी बताता है। 12वें घर में अशुभ ग्रह वैवाहिक जीवन में बुरे प्रभाव को दिखाता है। जिस प्रकार से 12वें घर में विपरीत ग्रह बैठे हों, जैसे मंगल राहु, राहु शुक्र, राहु शनि जैसे ग्रह 12वें घर में बैठे हों तो वैवाहिक सुख के लिए अच्छा नहीं है। इस प्रकार से 12वें घर से शैया सुख को देखा जाता है और 5वें घर से रोमांस को देखा जाता है, प्रेम को देखा जाता है। 5वें घर से हम रोमांस देखते हैं तो 5वें घर से यहाँ से गिनने पर ये हमारा 8वां घर होता है, 8th हाउस। जिस प्रकार से लग्न में ये लग्न है और 8वां भाव यदि कमजोर होगा तो व्यक्ति का आयु कमजोर होता है। यहाँ पर चंद्रमा बैठ जाए 8वें घर में तो व्यक्ति को अल्पायु कहा जाता है। उसी प्रकार से क्योंकि चंद्रमा यहाँ आकर नीच का हो जाता है, उसी प्रकार से कोई भी घर से 8वां घर पीड़ित होना उसके रोमांस में कमी लाता है। 5वें घर के सुखों में कमी लाएगा। तो 5वें घर को रोमांस का घर कहा जाता है, प्रेम का घर कहा जाता है। यहाँ पर बुरे ग्रह बैठ जाए, नेगेटिव ग्रह बैठ जाए तो इसके रोमांस में कमी आता है। यहाँ पर शनि केतु, शुक्र राहु, चंद्र बुध, यहाँ पे चंद्र और बुध भी निगेटिव ग्रहों में गिना जाएगा, क्योंकि बुध 12वें घर में नीच का हो जाता है और चंद्र 8वें घर में नीच का हो जाता है। इसलिए रोमांस के लिए बुध और चंद्र का 12वें में होना रोमांस में कमी लाता है। इसी प्रकार से तीसरे भाव को काम इच्छाओं का भाव कहते हैं। थर्ड भाव को काम की इच्छा, कामेक्षा का भाव है और कामेक्षा के भाव से यहाँ से गिनेंगे तो ये
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वां 10th हाउस हुआ, इसका 10वां भाव हुआ। तो काम इच्छाओं के काम को दिखाता है, कर्म को दिखाता है। काम इच्छा हम तीसरे भाव से देखते हैं, और उसके कर्म, जिस व्यक्ति का 3rd हाउस, जिस व्यक्ति का जो है 12वें भाव में शुभ ग्रह या उच्च के ग्रह बैठते हैं, ऐसे लोग बहुत काम इच्छा उनकी बहुत प्रबल होता है। जिस भी जातक या जातिका के 12वें घर में उच्च का शुक्र बैठा हो या शुभ ग्रह यहाँ पर बैठ जाए, गुरु बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्तियों का शुक्र के साथ गुरु का बैठना, राहु के साथ गुरु का बैठना ऐसे घरों में अच्छा होता है, क्योंकि गुरु यहाँ पे स्वराशि का होता है। तो शुभ ग्रहों का यहाँ पे बैठना, मूल त्रिकोण राशि में बैठना या स्वग्रही होकर के बैठना 12वें घर में कोई ग्रह, ऐसे व्यक्ति काम इच्छा में अत्यधिक रुचि रखते हैं, वे काम में लिप्त रहते हैं। तो काम में रुचि रखना हमारे वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा होता है, क्योंकि पार्टनर के साथ संबंध अच्छा रखना, क्योंकि 12वें घर को शैया सुख यानी बेड सुख को भी बताते हैं। फिर चर्चा करते हैं चौथा भाव। चौथे भाव को सुख का भाव कहते हैं, और चौथे भाव से यह जो है 9वां भाव है। चौथे भाव का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चौथे से 9वां होने के कारण यह जो है इसका त्रिकोण है। और कोई भी त्रिकोण होना, किसी भी भाव का त्रिकोण होना, त्रिकोण में यदि 12वें में शुभ ग्रह बैठेगा तो व्यक्ति को सुख और निद्रा, यहाँ से हम सुख और निद्रा की चर्चा करते हैं। इसमें शुभ ग्रह बैठना मतलब हमें सुख की प्राप्ति होगी, निद्रा की प्राप्ति होगी। व्यक्ति जो है अच्छे नींद से सोएगा, और अच्छी नींद से सोएगा तो वो खुशहाल रहेगा। उसी तरह से अब हम बताते हैं उपपद निकालते कैसे हैं, क्योंकि हमें उपपद निकालना जानना अत्यंत जरूरी है। इसके लिए हम यहाँ पर आपको उदाहरण की तरह बताएंगे। पहले तो यदि 12वें घर का स्वामी, लॉर्ड ऑफ द 12th हाउस, 12वें घर का स्वामी जितने घर दूर हो, मतलब 12वें घर का स्वामी, 12वें घर के स्वामी जितने घर आगे हो वहाँ तक गिने, फिर वहाँ से ठीक उतना घर आगे जाए, वही उपपद लग्न होगा। जैसे मान लो इसके ये 12वें घर के स्वामी गुरु है, और गुरु यहाँ पर बैठा है, तो इसका उपपद निकालना है। तो इनका उपपद निकालने के लिए यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5 घर आगे आया है, फिर जहाँ तक हो वहाँ से फिर 5 घर आगे जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, ये हमारा उपपद लग्न होगा। इसके लिए उपपद लग्न क्या होगा? उपपद लग्न ये हो गया। यदि यहां से जितने घर दूर होगा वहां तक गिनेंगे, और वहां से फिर उतना ही घर आगे गिनेंगे, तो वो उपपद लग्न होगा। यहां पर एक जो है नियम और भी है जो अपवाद के रूप में है। यहाँ पर एक नियम अपवाद के रूप में है, उसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। जब यहाँ से केंद्र में, मतलब लग्न से 12वें भाव से केंद्र में यदि उपपद लग्न पड़े, मतलब यहाँ से केंद्र कौन कौन सा घर है, केंद्र क्या है 1 2 3 4, ये हो गया इसका केंद्र। 5 6 7, 7वां घर ये केंद्र हो गया। 8 9 10 ये केंद्र हो गया, और ये 12वां। यानी कि यहां से जब केंद्र में हो, इससे चौथे घर में यदि चौथे या 10वें घर में गया हो तो चौथा भाव उपपद लग्न होता है। यदि उसका स्वामी, यदि 12 का लॉर्ड चौथे या 10वें घर में गया हो तो चौथा घर ही उसका उपपद लग्न होगा।
यदि 12वें का स्वामी पहले या 7वें में गया हो तो 10वां हाउस उसका उपपद लग्न होगा। जैसे यहाँ पर जैसे गुरु बैठा हो, अब गुरु यहाँ पे बैठा है तो इसका उपपद लग्न क्या होगा? 1 2 3 4, चौथे में बैठा है, चौथे और 10वें में, यानी कि इसके और यहाँ और यहाँ यदि गुरु बैठ जाता है तो उसका चौथा भाव ही उपपद लग्न होगा, तो उसका 4th हाउस ही उपपद लग्न होगा। तो यहाँ पर जो है यही उपपद लग्न हो गया। यहाँ पे क्या है, यदि चौथा या 10वां में गया हो तो 4th भाव ही उसका उपपद लग्न होगा, यही उपपद लग्न हो जाएगा। इसको हम उपपद बोल देंगे, उपपद। यदि यहाँ पे क्या है, यदि यहीं पे गुरु बैठा हो, उसके ही घर में यहाँ पे गुरु बैठा हो तो यही उसका उपपद लग्न हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 टाइप के नियम याद करने हैं। पहला नियम है, यदि केंद्र छोड़ करके वो कहीं पर बैठे, जितने घर आगे गया है वहां तक गिनेंगे, फिर वहां से फिर उतना ही घर गिन लेंगे। यदि चौथे या 10वें में गया हो तो उसका चौथा घर ही उपपद लग्न होगा। उसी प्रकार से लग्न में, मतलब उपपद लग्न 12वें में ही हो या उसके ठीक सामने, 12वें के ठीक सामने 6ठे में बैठा हो तो उपपद लग्न, यहाँ से उपपद लग्न को 10वां घर मानेंगे, 10th हाउस, 10th घर। 7वें में या 12वें में या लग्न में ही हो या 7वें में हो तो उसका 10वें घर को ही हम उपपद लग्न मानेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम बताते हैं उपपद लग्न को किस तरह से देखा जाता है। ये उपपद लग्न के लग्न में शुभ ग्रह होना चाहिए। यदि कोई भी अशुभ ग्रह बैठे हों लग्न में, उपपद लग्न के लग्न में केतु बैठा हो या शनि बैठे हों, मंगल शनि बैठा हो, मंगल राहु बैठा हो, मंगल केतु बैठा हो, केतु शनि बैठे हो, तो ऐसे लोगों का विवाह में बहुत ही देरी होता है। ऐसे अक्सर लोगों को देखा गया है कि ऐसे लोगों का विवाह होता भी नहीं है। 70 कुंडलियों पे रिसर्च किया करके ये नियम मैं बता रहा हूँ। 70 कुंडलियों को रिसर्च करके 100% जिसके उपपद लग्न के 2nd भाव जो होता है, उपपद लग्न के 2य भाव में यदि केतु बैठ जाए तो ऐसे लोगों का लाइफ बर्बाद हो जाता है। ऐसे लोगों का लाइफ ये जो है दूसरा विवाह करा के ही रखता है। उपपद लग्न के 7th भाव में शुभ ग्रह का होना उपपद लग्न को देखता है तो उसके लिए अत्यधिक शुभ होता है। उपपद के 6ठे भाव में 1 से अधिक ग्रह होना मल्टीपल मैरिज को बताता है, बहुविवाह को बताता है। उपपद लग्न के 8वें भाव से द्वितीय विवाह को देखा जाता है। उपपद लग्न के 8वें से 8वें, अर्थात 8वें से 8वां हो गया द्वितीय भाव, उपपद लग्न के 2रे भाव से तीसरा विवाह देखा जाता है। इस प्रकार से यहाँ से फिर 8वें घर जाएंगे, यहाँ से चौथा विवाह देखा जाता है। इस प्रकार से हम आपको उदाहरण के रूप में 2-3 कुंडली रखते हैं। ऐसे लोगों की कुंडली रखते हैं जिनका विवाह नहीं हुआ, जिनका विवाह हुआ तो उनकी विवाह टिकी नहीं, मल्टीपल विवाह किस प्रकार से हैं, ऐसे हम उदाहरण कुंडली से आपको बता रहा हूं, उसको आप देखो। महर्षि जैमिनी तथा महर्षि ऋषि पराशर ने, दोनों ऋषियों ने उपपद लग्न के बारे में बताया है। उपपद लग्न के लग्न में यदि कोई अशुभ ग्रह बैठे हों, जैसे शनि मंगल या मंगल राहु या शनि राहु बैठे हों, तो ऐसे व्यक्तियों के विवाह में विघ्न एवं बाधाएं उत्पन्न होती हैं। ऐसे लोगों का पहली बात तो विवाह नहीं होता,
बड़ी मुश्किल से यदि विवाह हो भी गया तो वो विवाह टिकता नहीं है। तथा लग्न उपपद लग्न के दूसरे भाव में केतु बैठे हो, दूसरे भाव को भी परिवार का भाव कहा जाता है। दूसरे भाव में भी यदि अशुभ ग्रह बैठे हो तो पत्नी या पति जो भी पार्टनर्स के लिए वह शुभ नहीं है, वह उसके लॉन्गेविटी को बताता है। दूसरे भाव में पापी ग्रह बैठे हों या केतु जैसे शुभ अशुभ ग्रह बैठे हो तो विवाह में विघ्न उत्पन्न होता है। ऐसे विवाह सक्सेस नहीं होते या ये लोग आजीवन विवाह ही नहीं होता है। ये डिले और डिनायल दोनों करता है। यदि जातक का विवाह हो भी जाता है तो वह जो है विवाह में विघ्न उत्पन्न करता है। उपपद लग्न के 7वें भाव में अधिक ग्रहों का बैठना बहुविवाह को बताता है। यदि उसके 7वें घर में भी उपपद लग्न के 7वें घर में भी अशुभ ग्रह बैठे हो तो यह भी वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं है। 70 कुंडलियों पर रिसर्च किया गया, जिसमें यह देखा गया है कि उपपद लग्न में यदि अशुभ ग्रह है और उसका दूसरा भाव भी पीड़ित है या किसी प्रकार के से दृष्टि संबंध लग्न पे बुरे ग्रह का पड़ रहा है तो उसके वैवाहिक जीवन में बहुत बेकार जीवन बीत रहा है। या तो वो सेपरेशन में चले जाते हैं या वे जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे रहते हैं, उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता। 2 कुंडलियों को मैंने उदाहरण के रूप में लिया है, जिसे ध्यान से देखिए। ये जो है स्वामी नरसिम्हा जी का है, 11/3/1858 का है, 9:10 PM का जन्म है। ये जो है आजीवन सन्यासी रहे, इनका विवाह नहीं हुआ। यहाँ पे देखेंगे, अब हम सबसे पहले आपको उपपद लग्न निकालना बताते हैं। उपपद लग्न किस प्रकार से निकलेगा? 12वें घर से निकाला जाता है। 12वें घर के पद को उपपद लग्न कहते हैं। 12वें के स्वामी हुए बुध, यहाँ से कितने घर आके बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6, छठे घर में बैठा है। तो फिर यहाँ से 6 घर गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा उपपद लग्न हो गया। उपपद लग्न हुआ। अब इनका विवाह क्यों नहीं हुआ, जबकि यहाँ पे शुभ ग्रह देख रहा है? अब यदि हम लग्न कुंडली से देखते, 7वें में गुरु बैठा है और शुक्र उच्च का होके, विवाह के कारक जो पत्नी का कारक है वे भी उच्च का होके बैठा है। तो ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन तो सुखमय होना चाहिए। लेकिन जब हम उपपद लग्न से देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। यहाँ उपपद लग्न से देखिए, ये तो है अशुभ कर्तरी बना रहा है, ये अशुभ कर्तरी में बैठा है। चौथे घर 4th हाउस का जो स्वामी है ये चंद्रमा है। चंद्रमा यहाँ पे शनि के घर में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है और चौथे भाव के दोनों तरफ बोथ साइड दूसरा भाव पीड़ित है, दूसरे भाव पीड़ित है। यहाँ पे दोनों तरफ अशुभ कर्तरी बना रहा है, जिसके कारण इन जातक का विवाह आजीवन नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं दूसरा कुंडली। ये एक फीमेल का चार्ट है। इनका 12 मई 1950 का जन्म है, चेन्नई का जन्म है इनका। इनके लग्न को इनका भी निकालेंगे हम उपपद लग्न। तो 12वें के स्वामी कहाँ बैठे हैं? 12वें के स्वामी बनते हैं शुक्र अपने से 1 2 3 4 5 6, छठे घर में बैठा है शुक्र। तो छठवें से फिर 6 घर आगे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा उपपद लग्न हो गया। उपपद लग्न हुआ। उपपद लग्न में देखेंगे, लग्न में ही क्या बैठा है? सूर्य। ये सिंह राशि है। सिंह राशि के स्वामी कहाँ हैं? अपने से कहाँ पे गए हैं? 7 8 9, 9वें में गया है, उच्च का बैठा है। ये बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है। लेकिन जब हम यहाँ पे सबसे पहले लग्न को देखा जाता है, उपपद लग्न में शनि और मंगल जैसे क्रूर ग्रह बैठे हैं तथा 2nd हाउस में फिर केतु बैठा है। तो इनका विवाह, ये आजीवन अनमैरिड रही, ये लेडीज आजीवन अनमैरिड रही।
ऐसे ही मैंने 70 कुंडली बना करके देखा 70 कुंडली पर, तो वहाँ पर सेकंड भाव पीड़ित ही रहता है। जिसका उपपद लग्न में सेकंड भाव पीड़ित हो, ऐसे जातक जीवन भर अविवाहित रहते हैं। इसको आप भी कुंडलियों पे लगा कर देखें। यदि उपपद लग्न में किसी तरह का विवाह में देरी हो रहा है, तो उपपद लग्न के जो स्वामी हैं उसका यदि व्रत किया जाए, उस वार का व्रत किया जाए, जैसे इस जातिका के लिए रविवार का व्रत करे, संडे का व्रत करे तो बहुत उत्तम होगा। उसके विवाह में यदि विवाह हो गया होता या पहले उसको व्रत कराया गया होता तो ईश्वर की कृपा से इनका विवाह हो जाता और विवाह सक्सेस भी होता। इसी प्रकार से इनके लिए, इनके जो है उपपद लग्न का स्वामी कर्क है तो चंद्रवार अर्थात सोमवार का व्रत करने इनके लिए अच्छा होता। किसी के भी विवाह में देरी हो रहा है या डिनाइल हो रहा है या डिले हो रहा है या किसी प्रकार का कोर्ट केसेस चल रहा है, तो उसके लिए आप उपपद लग्न के वार जो होगा उसके लॉर्ड का व्रत करना शुरू कर दो। निश्चित ही उसमें ये महर्षि जैमिनी का नियम है। उन्होंने महर्षि जैमिनी ने इसे साफ साफ लिखा है। उस वार का व्रत करने से निश्चित ही आपको विवाह में जो भी विघ्न बाधाएं चल रही है वो सब सही हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। हरि ओम।